अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ अहम मामलात हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। पीटीआई का हमेशा की तरह एक और यू टर्न हमें नज़र आ रहा है इस मुश्किल वक्त में, जबकि पहले चीज़ें बहुत हमें नज़र आ रही थी, क्लियर नज़र आ रही थी जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के हवाले से, कि जो उनके साथ एक नेक्सस हमें नज़र आ रहा था और जो पसंदीदगी का इज़हार किया जा रहा था बानी पीटीआई की जानिब से, अब वो तमाम तर चीज़ें जब एक मुश्किल और कड़ा वक्त उनके ऊपर आया है तो एकदम से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर से इस लाताल्लुकी की वजूहात भी पूछी गई हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये फ़ौज का अपना मामला है, उनका अंदर का मामला है इदारे का, तो इसलिए हमारा ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान कर देना काफ़ी होगा? जो चीज़ें माजी में सब ने देखी और जो चीज़ें बिल्कुल सब जानते हैं, क्या उससे गलो खलासी हो पाएगी? क्या उससे छुटकारा हो पाएगा? अपनी जान छुड़वा पाएंगे? और जो इस वक्त जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आज जिस तरह तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तायद कर रही हैं और सबका ये मानना है कि फ़ौज का जो एहतसाब का निज़ाम है वो कड़ा है, वो ट्रांसपेरेंट है। कल को अगर कोई भी फ़ैसला आता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तायद करेगी, उसे तस्लीम करेगी? इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर इस लाताल्लुकी की वजूहात क्या हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अहम चीज़ जो कुछ ख़बरें आ रही हैं कुछ ज़राए के मुताबिक, कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अब करना चाहती है। ये एक कमेटी बना दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से। इसकी भी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमेशा वज़ीर आज़म साहब आपको दावत देते रहे और आपको बार बार ये कहा जाता रहा कि बैठें, बात करें, मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात आगे बढ़ते हैं, तब आप तैयार नहीं थे। कोई ना कोई मामला इस तरह का हो जाता था कि कोई हमें लॉजिकल एंड इसका नज़र नहीं आता था। क्या अब जब मुज़ाकरात जो ज़राए के मुताबिक चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर वाकई होने जा रहे हैं, तो वजूहात क्या हैं? क्यों आमादा हुए हैं मुज़ाकरात पर, और किन शराइत पर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे? इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्या हम वाकई कोई मंतकी अंजाम हमें इन मुज़ाकरात का नज़र आएगा? इस पर बात करेंगे। जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद है प्रोग्राम में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और आगा इकरार हारून साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक अहम चीज़ है, ऑब्वियसली इस पर बात करना ज़रूरी है कि ये जो लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है, आपको याद होगा जब ये सारा मामला शुरू हुआ था तब भी एक स्टेटमेंट आ गई थी, इसी किस्म की डिटैचमेंट शो की गई थी, और अब फिर बैरिस्टर गौहर जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि ये तो फ़ौज का मामला है, हमारा कोई उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा माजी में, सियासी सरगर्मियों में ये सब इकट्ठे नहीं रहे? जो एक नेटवर्क बताया जा रहा है कि बड़ा वसी था उनका, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। शुक्रिया नाहिद। एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की कोई सियासी जमात है, या वो किसी जमात के सरबराह हैं, या वो किसी जमात से वाबस्ता है एलानी तौर पर या गैर एलानिया तौर पर? हमें तो जो अभी तक ताल्लुक़ और एक दूसरे के साथ साज़बाज का जो बहैसियत सहाफ़ी हमें सुनगुन मिली है और शवाहिद सामने आए हैं, वो यही है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने जो कुछ किया है वो पीटीआई की ईमापी किया है, और उससे पहले पीटीआई ने जो कुछ किया है, सियासत में जो कदम उसके जमे हैं, आरटीएस बैठने से लेकर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब होने तक का जो सारा अमल है, वो जनरल फैज़ हमीद ही के तुफ़ैल ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई है। वो बातें, तमाम चीज़ें जो है वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर अब भी आप अपने प्रोड्यूसर को कहें तो वो कई क्लिप निकाल के चला सकता है जिसमें बानी पीटीआई ये कहते हुए हमें नज़र आएंगे, जिसमें वो तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का साथ ना होता तो ईवान में उनकी आमद मुमकिन ना होती, फिर पार्लियामान का चलना मुमकिन ना होता, कानून साजी तक जो है इनकी ईमा पे होती रही है, और इनकी जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम के मरहून मिन्नत ये तमाम चीज़ें रही है।
تو ابھی تک جو افتاد اس وقت پڑی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر، تو وہ پی ٹی آئی ہی کی بدولت پڑی ہے. یہ پی ٹی آئی کی طوطا چشمی ہے. میرے خیال میں اس کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ احسان فراموشی کے زمرے میں بھی آتا ہے تو یہ بات درست ہوگی. یہ اصولاً تو یہ بات بالکل گور خان صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور اللہ کرے کہ پی ٹی آئی اس موقف پہ طویل عرصے تک قائم بھی رہے. ہم تو شروع سے دن سے کہتے رہے کہ بھئی فوج کا اپنا احتسابی عمل ہے. اگر فوج کے اندر کچھ غلط ہوا ہے تو یہ موجودہ جو فوج کی ٹیم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے آتے ہوئے کہا ہے کہ سپاہی سے لے کر جنرل تک کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اگر انہوں نے فوج کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہو. وہ ثابت ہو رہا ہے. جنرل فیض حمید کے خلاف فوج کا ادارہ فوری طور پر حرکت میں بھی آیا تھا، اور مکمل طور پر اب بھی ان کا احتسابی عمل اور ان سے پوچھ گچھ کی اور ان کی جو انتباہی عمل ہے وہ ان کے خلاف جاری ہے. لیکن پی ٹی آئی یہ بتائیں کہ کل کلا کو جو جنرل فیض حمید پر سیاست میں دخیل ہونے کے جو الزامات ہیں، ان پہ جو آئین کی جو بادی نظر میں جو ایس پی آر کے پریس ریلیز میں جو ہمیں نظر آیا کہ آئین کی خلاف ورزی بھی جنرل فیض حمید اور ان کے کچھ سیاسی کارندوں کے ذریعے آئین کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے. تو کل کلا کو اگر ایک پارٹی یا کوئی ایک لیڈر اس میں جنرل فیض حمید کے ساتھ ملوث پایا گیا اور فوجی عدالت ہی کے ذریعے وہ فیصلہ اگر جو سول عدالتوں تک وہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں انسداد دہشت گردی ہے، اس میں فوجداری الزامات ہے، اس میں آئین کی خلاف ورزی کی باتیں ہیں، تو ظاہر ہے اس کا دائرہ کار سول عدالتوں تک بھی آ سکتا ہے. تو گور خان صاحب اپنے لیڈر سے یہ بات لکھوا کے لائے یا ہمیں آن دا ریکارڈ بتائے کہ کل اگر اس کیس کا فیصلہ آتا ہے اور اس میں کسی سیاسی جماعت یا کسی لیڈر کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کو بھی تسلیم کیا جائے گا، پھر اس عمل کو بھی عدالتی عمل اور فوج کے اندرون احتساب کا جو ہے وہ عمل قرار دیا جائے گا. اور آخری ایک بات ناہید کہ 9 مئی پہ اس طرح مٹی ڈالنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کوئی جرم کرے اور اس کے بعد وہ کہیں کہ اب غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں جرم نہیں کروں گا. تعزیر میں یہ چیزیں آتی ہے، قانون کے تحت آتی ہے. 9 مئی کے ذمہ دار جو ہے ان کو ان کی نشاندہی میں اگر واقعی پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو ان کی نشاندہی میں وہ قانون کا ساتھ دے، وہ اداروں کا ساتھ دے، تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں یہ جو اللہ تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ فوج کا اپنا ان کا اندر کا معاملہ ہے، اس کو سیاسی نہ بنایا جائے؟ کیا یہ معاملہ خود آپ نے سیاسی نہیں بنایا؟ سیاسی رنگ اور پھر جو اس وقت چارجز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پایا جانا، یہ تمام تر چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ناہید یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو قیادت ہے نا باہر بیٹھی ہوئی، وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ فوج کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس کو دیکھے. لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی اس طرح کا لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، ہمارے کے ساتھ معاملات ہی نہیں، یہ فوج کا معاملہ ہے. وہ تو کہتے تھے تحقیقات کروا لیں، تحقیقات کروا لیں، اگر اس میں ہمارے اوپر بھی جرم ثابت ہو جاتے تو ٹھیک ہے. تو اب تحقیقات ہو رہی ہیں. اب جب تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ان کا جنرل فیض حمید جو ریٹائرڈ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا کہ نہیں تھا. یہ ان کی نا غیر سنجیدگی ہے. یہ اپنی طرف سے سمجھ رہے کہ کندھے جھٹک جھٹک کے اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اچھا اگر یہ سیاست میں ملوث تھے جو کل عمر ایوب کہہ رہے تھے تو آپ نے پہلے ان کو کیوں نہیں پکڑا، پہلے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو آپ اتنا آسان نہیں ہے. جب تحقیقات ہوں گی تو تانے بانے کھرے بہت سی جگہوں کے اوپر جائیں گے، کیونکہ جو 9 مئی ہے نا وہ بغاوت تھی اور اس بغاوت کی جو ہے تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں. پھر یہ جو ان کی
اوپر چارجز ہیں सियासत में मुलविस होने के, ये रिटायरमेंट से पहले के भी हैं. जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद के जरिए बानी पीटीआई गए थे तो उसके बाद वो जो धरना लेके आ रहे थे, जो उनको ज़िमनी इंतखाबात में जितवाया जा रहा था अपने वो ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसके जो अदारे के, जो क्योंकि ज़ाहिर उस वक्त एक पोस्ट के ऊपर थे वो, और फिर जो 40,000 अफगान तालिबान ला के बिठाए हैं जिसकी वजह से दहशत गर्दी आज हम फेस करी. बहुत सी चीज़ें हैं जो काबुल में चाय पीने भी जो गए थे, किसके कहने पे गए थे कि और कहा भी था कि सब कुछ ठीक ठाक भी है. तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर हम देखेंगे पीटीआई कितना लाताल्लुकी का इजहार कर सकती है. ऐसे नहीं, ये 9 मई की प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद हुक्म किसने दिया, ग्राउंड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी तहकीकात होनी है, जो प्रेस रिलीज में भी कल वाज़े तौर पे लिख दिया गया था. और फिर जब ये खुद कह रहे हैं, जब खुद इस सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवा रहे हैं, तो इंक्वायरी तो शुरू होने लगी है, वो जुडिशल भी होगी. और लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये हमेशा जुडिशल इंक्वायरियों का कहते हैं लेकिन उसके बाद जो फैसला आता है उसको मानते नहीं है. तो अब फैसला जो आएगा देखना ये कि इसको किस हद तक मानते हैं. आज तो बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं जी हो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, आप ले आए. बल्कि मुझे तो लगता है जो क़यादत है वो खुद ही चाहती है कि बानी पीटीआई जो फंसे रहे हैं वो जेल के अंदर हैं, हम बाहर बैठे आराम से करते रहें. क्योंकि बानी पीटीआई ने फैज़ हमीद को अपने असासे करार दिया. जेल के अंदर भी जब वो थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये असासा है. तो वो अब असासे से जब तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा फिर. ठीक है. फिर डॉक्टर साहब ये जो शनीला बात कर रही हैं, फिर कितनी अहमियत रह जाती है बैरिस्टर गौहर के इस स्टेटमेंट की कि जो वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि ये सियासी मामला, इसको ना बनाएं, फ़ौज का अंदरूनी मामला है. फिर साफ़ी साहब ने जो सवाल उठाया वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या फिर इस मौक़िफ़ पर जो भी फ़ैसला आता है आप कायम रह पाएंगे? शुक्रिया नाहिद. ये जो कायम रहने वाली बात है ना, इसकी ज़मानत तो कोई नहीं दे सकता. साफ़ी साहब भी नहीं दे सकते और आगा साहब भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता. लेकिन ये जो आपका सवाल है इसका जवाब आज से 200 साल पहले हकीम मोमिन ख़ान मोमिन ने दिया. जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया. तो बुतों ने रंज देना शुरू कर दिया है. वो कैसे इनको रंज हुआ? 9 मई गले पड़ गया और 26 नवंबर फिर 9 मई से कम नहीं था. अच्छा, फिर ये जो फैज़ हमीद साहब के कच्चा चट्टा सामने खुल के आया तो अब तफसीलात यहाँ भी सामने आ गई. हमारे दोनों मेहमानों ने बता दी, शनीला ने भी और साफ़ी साहब ने भी, कि ये किस तरह से उनके साथ इन्वॉल्व थे और किस तरह से असासा थे, पीटीआई का असासा थे ये. तो ये चीज़ें अब खुल के सामने आ गई हैं. तो अब उसके 2 नताइज सामने आए हैं. एक नतीजा तो ये सामने आया कि पीटीआई अपनी शराइत को वापस लेकर मुज़ाकरात की दस्तक दे रही है हुकूमत के दरवाज़े पर. मैंने लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, हुकूमत के दरवाज़े पर दस्तक दी है पीटीआई ने. हम मुज़ाकरात आपसे करना चाहते हैं. आज से पहले उनका मौक़िफ़ ये नहीं था. आज से पहले उनका मौक़िफ़ था कि हमने किसी और से जाके मुज़ाकरात करने हैं, हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं. तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जो तुम हो, अगर तुम कहते हो कि तुम सियासतदान हो, सियासी जमात हो, फिर हुकूमत से जाके बात सर करें. अगर हम ये मुज़ाकरात वाली बात बाद में कर लेते हैं, इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है. अभी जो वजूहात हैं वो आपको क्या नज़र आ रही हैं? दूसरा जो पहलू है उसका, दूसरा जो पहलू है उसका, ये जो कल का वाक़या हुआ है और ये जो चीज़ आई है उसने जो बिल्कुल नितारा कर दिया है ना, रियासत की सिमत सामने आ गई है. तो उसके बाद अगर आप फिर खड़े रहते हैं जनरल साहब के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर अपने जराइम का एतराफ़ कर रहे हैं. और भी साफ़ी साहब ने बता दिया कि इनसे ज़्यादा मौका परस्त, इनसे ज़्यादा मतलब परस्त तो कोई और है नहीं. और जो बानी पीटीआई हैं उनके कौन कौन मोहसिन नहीं था? जहांगीर तरीन मोहसिन था, अलीम ख़ान मोहसिन था, और इसके अलावा वो जो जज साहब रजिस्टर वजीरुद्दीन साहब, वो तस्नीम नूरानी साहब. तो ये सारे वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पार्टी बनी. आज वो लोग कहाँ हैं? और ये अलीम ख़ान तो इनकी वजह से जेल गया. तो ये सारा बोझ मुश्किल में आने वाले पर डालकर अलहदा हो जाते हैं. इनका तर्ज अमल ये है. लेकिन ये वो वक्त है, यानी ये जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब उसके बाद अब ये जो करने जा रहे हैं, अब ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है. झूठ बोलने वाले बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि शेर आ गया, और एक दिन शेर आ गया और वो बच्चे को खा गया.
और वो पीटता रहा कि आज आ गया है, वाकई शेर आ गया है और मुझे खा रहा है, तो उसको यानी कोई बचाने नहीं आया, उस पर एतबार किसी ने नहीं किया। तो अब ये वक्त गुजरने के बाद ये लकीर पीट रहे हैं, इसका फ़ायदा इनको कोई नहीं है। अब इसके साथ ये और ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे तो इसी जगह डिस्कस कर लेते हैं, वरना अगले सेगमेंट में कर लेंगे कि ये एक ऐसा ख़तरनाक पत्ता के मुज़ाकरात के साथ एक ऐसा पत्ता खेल रहे हैं जो बहुत ही कौमी सलामती के लिए ठीक है। इकरार साहब से पहले मैं उनकी राय ले लेती हूँ। इकरार साहब, कौन से अवामिल आपको इसमें नज़र आ रही हैं और फिर क्या अहमियत है बैरिस्टर गौहर साहब के इस ताल्लुकी का इजहार करने की? क्या वाकई इसकी कोई इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती है? और दूसरा, क्या ये किसी प्रेशर में किया जा रहा है? जो कल की डेवलपमेंट हुई है उससे खौफजदा होकर इस किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो दो फैक्टर्स हमें बड़े क्लियर नज़र आने चाहिए। एक तो ये है कि फैज़ हमीद एज ए हेड ऑफ ISI जब उसने वर्दी पहनी हुई थी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो कि अब जेल में हैं, उसके आप कह सकते हैं ऑर्डर्स को ओबे करना या ऑर्डर को डिसओबे करना या अब्यूज़ करना, वो एक अलहदा इशू है। वो इशू कंटेस्ट हो सकता है, वो उसको अपनी जगह पे रखे। एक है जबकि फैज़ हमीद वर्दी में नहीं था, और उसके बाद होता है 9 मई। 9 मई में जो कि 9 मई करवाने वाला था, वो तो अपनी एक वीडियो मैसेज ट्रांसमिट करवाने के बाद वो तो अंदर चला गया था। फिर फैज़ हमीद किन लोगों के साथ राब्ते में था उस दिन या उससे एक रात पहले या पूरे दिन? ये है बहुत ख़तरनाक सवाल। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि खुदा न खास्ता उनको ख़तरा ना हो जाए कोई। 3 आदमी PTI के ऐसे हैं जो उसके साथ 9 मई वाले के पूरे प्रोसेस में राब्ते में थे, जो उससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। वो 3 आदमियों की तो जो है वो रात की नींदें हैं उड़ी हुई, क्योंकि सिर्फ इसमें बानी PTI जो कि जेल में है 9 मई में सिर्फ उसका नाम नहीं आ रहा है, 3 लोगों का और भी आ रहा है। ठीक है। और वो तीनों के तीनों PTI में है। अब मुझे एक बात बताएं कि आप म्यूटनी करें मुल्क में और बगावत करें और उसके बाद अब आप बाहर बैठ के ये कहें कि जी हमारा किससे कोई तल्लक नहीं है। उस बगावत के जो डिज़ाइनर, जो आर्किटेक्ट लोग हैं, उनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है। भाई तल्लक तो लोगों के पास डॉक्यूमेंटेड पड़ा हुआ है। बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है। और ये जो 9 मई वाले वाक़यात हैं, इनको छोड़कर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? जब इससे आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। मैं एक बात बताऊं नाहिद, आप 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में से निकाल नहीं सकते। जैसे साफी साहब ने कहा है, मिट्टी पाव करके आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि 9 मई एड्रेस करना पड़ेगा और फिर आप आगे निकलें, ये हो नहीं सकता। अच्छा नाहिद, एक बात ये कहते हैं ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आज के 50 सियासतदानों के साथ ये राब्ते में थे रिटायरमेंट के बाद। और सारे PTI अच्छा, सारे PTI। साफ़ी साहब, ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, कितनी इसमें सदाकत है? क्योंकि ज़राए से ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बानी PTI ने इस पर कमेटी भी बना दी है। क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ? और अगर मुज़ाकरात ये हो रहे हैं तो क्यों आमादा हुए हैं मुज़ाकरात पर? वो तो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थे। नाहिद, अगर ये उल्टी खबर भी हो तो हम इसको खुश आमदीद कहते हैं, हम इसको खुशाइंद समझते हैं। आपके प्रोग्राम में और जहाँ जहाँ हमें मौका कहने और लिखने का मिला है, हम कई सालों से यही PTI से इस्तदा करते रहे हैं कि आपकी अगर कोई मुश्किल आसान होनी है तो वो सियासी क़ुव्वतों ने ही आपको रिलीफ भी देना है, आपका साथ भी देना है, आपकी मुश्किल को वो कम कर सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब इमरान खान साहब जेल यात्रा पे जब से गए हैं, तब से तो वो बहुत सारे लोग उनको यही कह रहे थे कि भाई आप जहाँ से रिलीफ मांग रहे हैं वहाँ वो लोग गैर जानिबदार हो चुके हैं। आप जो पहले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया, अब भी अडियाला में कैद लीडर साहब ये समझते हैं कि शायद माजी में जिस तरह उनके साथ फ़ौज के कुछ अहम लोग उनके बड़े ख़ास रहे, अब भी शायद उनको वहाँ से शिनवाई मिले। लेकिन ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, क़यादत बदल चुकी है।
اب اگر انہوں نے واقعی رجوع کیا پی ٹی آئی کا کوئی سٹانس مستقل نہیں رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو، یہ اڑتی ہوئی خبر سچ ہو اور واقعی پی ٹی آئی اپنے موقف پہ قائم رہے اور وہ سیاسی قوتیں بالخصوص حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات پہ آمادہ ہوتی ہے تو حکومت تو شروع دن سے آمادہ ہے۔ بالکل ہاں، شہباز شریف بار بار دعوت صاحب دی جب جاتی رہی ہے آپ پی کو۔ ڈی ایم 1 میں آئے تب بھی ہاتھ بڑھایا، پھر جب دوبارہ منتخب ہو کے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچے تو تب بھی ان کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے اور اب بھی حکومت کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے، حکومت کی طرف سے مثبت رسپانس دیا گیا ہے کہ بھئی آئے بات کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جنگوں کا خاتمہ ملکوں کے بالکل، بیچ ہاں۔ میں اگر جنگ ہوتے ہیں، دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، جتنے بھی بڑے بڑے جنگ گزرے ہیں اس کا خاتمہ بھی مذاکرات پہ ہوا ہے۔ بھئی یہ سیاست پہ ہار جیت نہیں ہوتی، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر عوامی پذیرائی پی ٹی آئی کو اس وقت مجموعی طور پر حاصل نہیں ہوئی تو اس سے پہلے 2018 میں جب آر ٹی ایس فیبریکیٹڈ انداز میں بٹایا گیا تو تب اس وقت کی ہاری ہوئی سیاسی قوتوں نے آپ کو تسلیم کیا تھا، آپ سے بات چیت کی تھی۔ اب اگر پی ٹی آئی کو اگر یہ واقعی انہوں نے ہوش کے کوئی ناخن لیے ہیں تو ایک اچھی بات ہے۔ حکومت نے جس طرح مثبت طرز عمل کا اظہار کیا ہے، ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو جانے نہ دے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اگر سرسری طور پہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات کرتے تو ان کو جا کے پکڑ کے مذاکرات کے میز پہ لائے اور ان سے پوچھے۔ یہ تمام چیزیں 9 مئی کا واقعہ ہو، 24 نومبر کا وہ واقعات ہو، 26 نومبر کے واقعات ہو، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ حلقے اگر ان کو یہ سوجی ہے بات کہ مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے تو اچھی بات ہے۔ مختلف آ رہا ہے، وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز حتمی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کچھ لوگ اعلان کر دیتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شنیرہ، اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے، مذاکرات کی میز پر سب بیٹھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند چیز ہے، کن شرائط پر، کن نکات پر بات ہو سکتی ہے؟ 24 نومبر 9 مئی والے معاملات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور آپ ان کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں سے ہمیشہ جان چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر کون سے ایسے پوائنٹس آپ کو لگتا ہے کہ جن پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ جیسے ابھی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں جو وزیر جو ہمارے خارجہ ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، اور وہ بھی اسحاق ڈار صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں توڑ پھوڑ کرنا جو ہے نا وہ سیاست نہیں ہے، ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں الیکشن کی، اس الیکشن کی، پھر 2018 کے الیکشن کی بھی بات کر لیں تو دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ بات یہی ہے کہ دونوں بیٹھے تو صحیح مذاکرات کی میز کے اوپر، جب مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھا جاتا تو کچھ نہ کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ 9 مئی کو 26 نومبر کو جو ہے وہ نہیں بھولا جا سکتا، لیکن ان کا ہمیشہ سے یہی بات رہی ہے نا کہ جی آپ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروا لیں، تو ٹھیک ہے حکومت مان جائے گی، ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کروا لیتے ہیں 9 مئی کی بھی 26 مئی، کیونکہ حکومت کے پاس سارے ثبوت ہیں۔ اگر یاد ہو یہ پہلے ایک بات کہتے رہتے تھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، تو وزیر اطلاعات نے ایک دن پریس کانفرنس کر کے وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھی وہ 9 مئی کی دکھا دی تھی، اس کے بعد سے ان کی طرف سے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ ان کی طرف سے ہمیشہ جب بھی کوئی مذاکرات کے لیے یہ بیٹھتے ہیں 2 مطالبے ان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کر دیں اور جتنے بھی قید لوگ ہیں ان کو رہا کر دیں۔ تو یہ بھی بات ڈسکس ہو سکتی ہے کہ جتنے جو لوگ قید ہیں ان کا سپیڈی ٹرائل کر لیتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بے گناہ ہے تو اس کو جلدی رہا کر دیتے ہیں، جو گناہ گار ہوگا اس کو سزا مل جائے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اس کو ہم اگنور کر کر ہم کہیں جی چلیں جی ٹھیک ہے مذاکرات میں آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ کی تمام شرائط مان لیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو مذاکرات کرنے والی ٹیم پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگی وہ امپاورڈ ہو، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مذاکرات ان کے آپس میں ہوئے، جیسے الیکشن کے اوپر بھی ہوئے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس بندیال کے کہنے کے اوپر وہ مذاکرات والے جو تھے آپس میں کسی نہ کسی جگہ پہ ایگری کر رہے تھے کہ کوئی ڈیٹ فائنل کر لیتے، لیکن بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ مذاکرات ختم ہو گئے، ان کی ٹیم کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو مذاکرات تب چلیں گے جب ان کی بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کو امپاورڈ کریں گے، جائیں کچھ لچک دکھائیں گے۔ حکومت تو لچک دکھاتی ہے ہمیشہ سے، اپوزیشن بھی لچک دکھائے اور آپس میں مل بیٹھے معاملات کو طے کرے، ورنہ اگر یہ توڑ پھوڑ کی سیاست انہوں نے کرنی ہے، بائیکاٹ کرنے ہیں، بغاوت کرنی ہے، تو وہ انہوں نے خود ہی اس کا انجام دیکھ لیا کہ فیبرری میں الیکشن ہوئے ہیں
उसमें से लेके अब और 2022 से जब से ये आईनी तौर पे इक़्तिदार से निकल तब से लेके अब तक कोई तहरीक कामयाब नहीं हो रही, उल्टा इनको नुकसान हो रहा है, इनकी सियासत को नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अहम चीज़, खुशाइन बात है अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, कमेटी बना दी गई है, आपस में मिल बैठे हैं, लेकिन वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से आखिरकार आप मजबूर हो गए हैं कि मुज़ाकरात करने, क्योंकि 12 आपको दावत दी गई लेकिन उस पर आप राज़ी नहीं हुए थे। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें आपको नज़र आते हैं कि इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से राज़ी हुए हैं? और दूसरा, ये डेवलपमेंट कितनी बड़ी है अगर मुज़ाकरात होते हैं कि अब बाकी उसके अंदर से कुछ निकलेगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखें ना कि सियासी तनाज़े में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इससे बड़ी क्या डेवलपमेंट हो सकती है नाहिद। दुरुस्त। 1977 में जब भुट्टो साहब और अपोजिशन के दरमियान फसाद हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, गलियों के अंदर आ गई थी लड़ाई, तो उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए और सियासी फोर्सेस के मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद रिकॉर्ड पर हैं, उनका ज़ियाउल हक आ गया और हमारा सवाल था कि ये कहाँ से आ गया। तो मुज़ाकरात तो हमेशा मुबारक होते हैं, अच्छे होते हैं। अब आप सवाल कर रही हैं कि अवामिल क्या हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आ गए। ये तो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते थे, शिकंजे में फंस गए हैं। ये शिकंजा 9 मई का भी है, ये शिकंजा 26 या 24 नवंबर का भी है, और ये शिकंजा फैज़ हमीद के जराइम का भी है, जिनमें ये बिल्कुल साजे के शरीक हैं, उनसे अलग नहीं हैं। ठीक है। तो वो जो पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है उसमें से अब इनके लिए शिकंजे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब जब पूरी दुनिया इनसे कह रही थी कि मुज़ाकरात करें और ख़ुद हुकूमत इनसे बार बार कह रही थी कि मुज़ाकरात करें, इवन जब आज की हुकूमत ज़ख्मी थी 2018 में तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मुज़ाकरात करें, तो इन्होंने मुज़ाकरात नहीं किया था। तो अब ये मुज़ाकरात इसलिए आमादा हो गए हैं कि अब इनके पास कोई जाए पनाह नहीं है। लेकिन क्या मुज़ाकरात होंगे? अच्छा चलिए हो गए, कुछ थोड़े से हो गए, तो क्या किसी फैसले पर पहुंचेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल है। अभी बताया शनीला ने कि अभी हाल ही में बंदियाल के कहने पे जो मुज़ाकरात हुए वो भी आगे नहीं पहुंच सके। 2014 में जो मुज़ाकरात हुए थे ये इस दौरान में, वो भी आगे नहीं बढ़ सके। वाहिद सबब उसके बानी PTI थे जो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। क्या इस वक्त जो लोग हैं, उस वक्त तो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग मुज़ाकरात कर रहे थे। आज बैरिस्टर गौहर हैं और वो हामिद साहब हैं जो फैसलाबाद वाले, और चंद और लोग हैं। क्या ये इतने ताकतवर टावरिंग पर्सनालिटीज़ नहीं हैं कि ये कर सकेंगी? तो क्या ये खड़े होके मुज़ाकरात करके इस मंझधार से निकालने की कोई पोजीशन में होंगे, या बानी PTI इसको अंडू कर देंगे पहले की तरह से? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये लोग संजीदगी से, यानी बैरिस्टर गौहर वगैरह बहुत संजीदा लोग हैं, अगर ये संजीदगी से इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस बात का बिल्कुल ये इम्कान मौजूद है कि PTI के अंदर 2 धारे पैदा हो जाएं, एक मुज़ाकरात वाला आइन और कानून और पार्लियामेंट और जमहूरियत वाला, और एक धारा बानी PTI का। तो ये इन 2 धारों के दरमियान एक कशमकश होगी, फिर उसमें देखते हैं कौन जीतता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है ये एक ब्लैकमेलिंग है। बार बार साफ़ी साहब ने यहाँ कहा, दुआई दी कि ये पश्तूनों के साथ मामलात को मत जोड़ें, लेकिन PTI उससे बाज नहीं आई। इस साजिश में लंदन में बैठे हुए बानी MQM वो भी शरीक हैं, कुछ बैरूनी फोर्सेस भी शरीक हैं जो एक खिचड़ी पका रही हैं, और इस वक्त हम वाक़तन एक बड़ी ख़तरनाक माइंडसेट में मौजूद हैं। इससे यानी एक तरफ ये धमकी है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। इससे बड़ी समझदारी से निकलने की ज़रूरत है। इसका ताल्लुक़ हमारे मुआशी मुस्तकबिल के साथ भी है, सियासी इस्तेहकाम के साथ भी है, और पाकिस्तान की सालबियत के साथ भी है। तो ये एक इसमें साजिश का फंदा भी मौजूद है। ठीक है। मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई गई है, क्या उसके पास ये मैंडेट है कि जो बातें वहाँ डिस्कस की जाएंगी उसको मनवा लिया जाए, या फिर पहले की तरह जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि उसको अंडू कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और इस तमाम तर सिनेरियो में इन मुज़ाकरात से क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. اقرار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جو ہم یہ بات کر رہے تھے ابھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ جو باتیں کی جائیں گی, جن شرائط پر, ابھی اوبویسلی ہم نہیں جانتے کہ کن شرائط پر, کن نکات پر بات ہوگی, قبل از وقت ہے اس کے بارے میں بات کرنا, لیکن کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا؟ کیا توقعات اس سارے منظر میں ہم رکھ سکتے ہیں ان مذاکرات سے؟ ناہید, مجھے ایک ہچ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مکمل طور پہ. میری ہچ یہ ہے کہ مذاکرات اور یہ کمیٹی اور یہ باقی چیزیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ انیشیٹو لیا گیا جو باہر ہے. یہ انیشیٹو اس لیے لیا گیا کہ انہی کے نام 9 مہین میں آ رہے ہیں, ان میں سے بہت ساروں کے, سب کے نہیں, ان میں سے بہت ساروں کے. بیسکلی پرابلم اب ان کو ہے, وہ تو اندر ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ اس کا نکلنا, اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ اتنے فٹ کیسز ہیں, اس کو اپنا ڈیسٹینیشن کا پتہ چل چکا ہوا ہے. جو باہر ہے یہ سارے آن بورڈ تو ہوں گے نا؟ جی سارے آن بورڈ تو ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں بانی پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں ہے, یہ باقی سارے آن بورڈ ہیں. یہ میری ہچ ہے نا, میں ایک اپنی ایک ہچ دے رہا ہوں. یہ سارے ہو گئے بہت سخت پریشان. اب رہ گئے ہیں تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ, تب تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی یہ فیض حمید کے اپنا اس کی ساری فیصلے کی. یہ 1.5 مہینہ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے 9 مئی میں. وہ صرف نیگوسیشن کی بات نہیں کریں گے ابھی. میں آپ کو ایک اور اپنی ہچ دے رہا ہوں. وہ کہیں گے کہ ایک نیا سسٹم لے کر آتے ہیں, ٹروتھ ہے, ریکنسیلیشن لے کر آتے ہیں, ایک دوسرے کو ہم معافی دینے چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, جمہوریت کا مقصد یہی ہے کہ آگے بڑھا جائے, اور جمہوریت جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہے. یہ کہانی آپ ابھی سننا شروع کریں گے سینٹ کے فلور کے اوپر بھی اور نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی. اور پی ٹی آئی کے جو ممبر ہے وہ بڑا ریلیجیسلی آج اب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو اور سینٹ کو آ کے بیٹھا کریں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ سب اس لیے کیا جائے گا کہ جو بچے ہیں وہ سنگ سمیٹ لو. ٹھیک ہے, چلیں اب چیزیں آگے بڑھیں گی. ویسے جو آپ نے منظرنامہ, جو منظر کشی کی ہے, اس کے حوالے سے تو لگ نہیں رہا کہ معاملات زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے. جب آن بورڈ نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی لاجیکل اس کا اینڈ نہیں ہوگا. اینی وے, ایک خبر ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب ان معاملات کو کسی طرح سے اب طے ہو جانا چاہیے اور مذاکرات سے آپس میں بیٹھیں, مل جل کے بات کریں اور آگے بڑھیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے گا. حکومت بار بار جس طرح سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ دعوت دیتی رہی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے پچھلے دور حکومت میں بھی اور اب بھی بار بار وہ مذاکرات کے لیے انہیں بلاتے رہے, انوائٹ کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل بہت سارے چیلنجز تھے انہیں, جو معاشی چیلنجز تھے اس سے نمٹنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی, سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. اوورسیز پاکستانیز کو بھی فوکس کیا گیا اور ان کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے اور ابھی بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو یہاں پہ ملک میں سیکورٹی فیل ہو. جو وہ یہاں پر اپنا سرمایہ بیچتے ہیں, جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں, اس کے حوالے سے ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے حکومت نے, اوورسیز کے لیے پراپرٹی ٹیکس استثناء کے حصول کا جو طریقہ کار ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. یہ بڑی اہم خبر ہے. اور نان ریزیڈنٹ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کی تصدیق کے لیے بھی سسٹم میں تبدیلی کی جا رہی ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ایسے معاملات کیے جائیں, اس قسم کا طریقہ کار ایک وضع کیا جائے جس سے ملک کا معاشی نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. یہ اب ہم سب کے سامنے ہے کہ چیزیں جس طرح سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں اسٹاک مارکیٹ سے بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہمیں نظر آ رہی ہے, اوور آل بھی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ معاملہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, یہ بہت اہم ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بھی ایک ہرڈل کریٹ کر رہی ہے اور 14 تاریخ سے وہ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو منع کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں رقوم نہ بھیجیں. یہ چیزیں کتنی چیلنجنگ ہو سکتی ہیں, کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں, اگرچہ پھر وہی معاملہ میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف خود ڈیوائیڈ ہے, اس میں بھی مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک پر آگے بڑھا جائے, نہ بڑھا جائے, یہ کال دی جائے یا نہ دی جائے. صافی صاحب, یہ ایک تو سول نافرمانی والا معاملہ
संगीन हो सकता है। और गवर्नमेंट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मेरा ख्याल इस पे हम बात करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिलीफ पहुंचाने के लिए जो काम कर रही है वो कितने अहम हैं। जी नाहिद, देखिए वो जो गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले अवाम के लिए है, बल्कि जो हमारे मोहसिन है जो दियार गैर में रहते हुए मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे, दिन रात एक करके मेहनत करके पाकिस्तान जो है कीमती ज़र मुबादला भिजवाते हैं, तो वो हुकूमत उनकी काविशों को और उनकी कंट्रीब्यूशन को जो हमारी इकॉनमी में जो बेहतरी नज़र आ रही है उसको कदर की निगाह से देख रही है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जितनी भी सहूलियतें दी जा सकती है वो ज़रूर दी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम इस मामले को भी बड़ा ये हमारे लिए हसास मामला बनता जा रहा है कि जब जब पाकिस्तान की मईशत पटरी चलती है या पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती है तो पीटीआई, मैं डायरेक्ट नाम ही ले लेता हूँ कि उनकी तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती है, उनकी तरफ से इंतशार की कॉल दी जाती है। अब सिविल नाफरमानी का क्या तुक बनता है इस पूरे मामले में? अगर आप जेल में हैं तो आप अदालतों के सामने अपना मुकदमा पेश करें और जेल से बरी हो जाए और कौम की क़यादत करे, आपको रोका किसने है? पीटीआई की जो क़यादत है उनके पास भी ये इख्तियार है कि वो अदालतों में उनके साथ वकला की कोई कमी नहीं है, फ़ी सबीलिल्लाह काम करने के लिए इस पार्टी के साथ वकीलों की भरमार है। हुकूमत के हाथ में तो नहीं है, ना इस हुकूमत ने इमरान खान को साहब को गिरफ़्तार किया है, ना रिहाई दिलवा सकती। अदालती मामलात है, अदालतों में हल करना चाहिए। और जब आप सिविल नाफरमानी जैसी बातें करते हैं और गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से ये कहते हैं कि आप बैंकिंग चैनल से और हुकूमत के जायज़ ज़राए के ज़रिए आप पैसे ना भिजवाएं, तो आप ये क्या मैसेज उनको यही आप कह रहे हैं कि हुंडी के ज़रिए पैसे, क्योंकि ये गैर ममालिक में जो मुकीम पाकिस्तानी है वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में तो पैसे नहीं भिजवा रहे, या आसिफ अली जरदारी साहब के अकाउंट में तो नहीं भिजवा रहे, वो अपने ख़ानदानों की, अपने फैमिलीज, माँ बाप, बीवी बच्चों, बहन भाइयों, उनके लिए भिजवाते वो पैसे। तो फिर तो या तो पीटीआई ये बंदोबस्त करे कि अगर वो पैसे नहीं भिजवाएंगे तो उनकी कफालत की जिम्मेदारी ले, या फिर ये कहे कि हाँ ये जी ये बाकी तो हमें कोई इसके अलावा जो है इस मौक़िफ़ या इस स्टांस की शरपसंदी और मुल्क में अनारकी फैलाने और हुकूमत को कमज़ोर करने और हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाने के अलावा तो दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है ना। हुंडी को आप तक़वियत देना चाहते हैं, क्या करना चाहते आप? IMF को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बैनुल-अक़वामी इदारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो मेरी नज़र में ये कॉल जो है ये सिविल नाफरमानी की कॉल हो या फिर बैंकिंग चैनल के बजाय दीगर ज़राए से पैसे भिजवाने की जो अपील है ये नाकाम होगी, क्योंकि आवाम अब समझ चुकी है कि उनके सर नाम लेके, उनके हुकूक का नाम लेके सियासत की जा रही है, और सियासत भी गंदी सियासत। शरीला, आपको याद होगा 2014 में धरने में भी ऐसे ही हुआ था, बिल्स फाड़े गए थे, आग लगा दी गई थी और तब भी सिविल नाफरमानी की बात हो रही थी, लेकिन उस वक्त कामयाबी नहीं हुई। एक मरतबा फिर वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसका नतीजा आप देख रही हैं? देखिए, इसका नतीजा वैसे निकलेगा जैसे 2014 में सिविल नाफरमानी का निकला था कि सबसे पहले बानी पीटीआई ने बिल फाड़ा था और सबसे पहले बिल भी उन्होंने दिया था गैस का, और उसके अलावा हमें इक्का दुक्का जगह पे कुछ लोगों ने पब्लिसिटी के लिए वीडियो बना दी, जी हमने टैक्स अदा नहीं किया, हमने बिजली का बिल नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी 99% जो थी ना अवाम, वो इस सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ नहीं थी। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई मामला देखें, अगर आपको चंद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एवन फील्ड के बाहर नज़र आ रहे होते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को भड़का रहे होते हैं, वो पाकिस्तान का फेस नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो ओवरसीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आती है वो सऊदी अरब से, कतर से, गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। अमेरिका, कनाडा में बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी सरेंडर कर दी और उनको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का दर्द उठ रहा होता है। जब ये बानी पीटीआई इक़्तिदार से गए थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो मेरे साथ है तो वो रेमिटेंस जो है वो कम भेजेगा, लेकिन आप देख लें कि रेमिटेंस बढ़ गए हैं। 2023 और 24 में 30 करोड़ आया, 30 अरब डॉलर आए थे, और अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है माली साल 2024-25 में कि वो 35 अरब डॉलर तक जाएंगे। 29%
बढ़ चुके हुए हैं 6 महीनों के अंदर जो पहली तिमाही। तो उसका मतलब ये कि ओवरसीज कमी तो पाकिस्तानी क्या होनी थी, अपने उसमें मुल्क के इजाफा हो साथ, रहा है। हाँ, मुल्क के साथ मुखलिस हैं। दूसरा, उनकी फैमिलियां यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियों की देखभाल करनी है, वो नहीं इस तरह रोक सकते रेमिटेंस के, वो रोक दें और फैमिलियों वाले बेचारे सफ़र करते रहें। और दूसरी बात ये होती है कि हर बंदा जो होता है वो मुल्क दुश्मन नहीं होता है। ये जो बैठे हुए ना सोशल मीडिया पे, वो उनको रास्ता दिखाते हैं ना हुंडी का, क्रिप्टो करेंसी का, ये अमेरिका में बैठ के करें ना ये ऐसी काम, या लंदन में बैठ के करें ना ऐसा काम, वहाँ पे कत्ल से ज़्यादा जो जुर्म है ना वो टैक्स छुपाना होता है, और गैर कानूनी तरीक़ों से जो पैसे होते हैं ना उनको रोकना या भेजना होता है। तो जब वहाँ पे उनको ट्विटर पे या कोई सोशल मीडिया पे पॉइंट आउट करता है ना, उनको वो फ़ौरन अपने अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। हाल तो उनका ये है। सो ये एक जो है ना बबल है जो जल्द ही ब्रस्ट हो जाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है ये इस किस्म की कॉल जब आप पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं कि आवाम इसका साथ नहीं देती, फिर एक दफ़ा दोबारा आप वही शोशा छोड़ रहे हैं? ये अभी शनीला ने कहा कि बबल जो है ना ब्रस्ट हो जाना है। अब मेरी तरफ से ये रिकॉर्ड कर लें कि ये बबल ब्रस्ट हो गया है। कैसे? वो ऐसे कि आप अपने तमाम मुतालबात से दस्तबरदार होकर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो ये करने के बाद ये ऐसा बड़ा यू टर्न है कि जिसके बाद सिविल नाफरमानी वगैरह सब फारिग हो गया है। ये कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, हाँ। एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जो इनके साथ हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो मज़दूर तबका और वो मेहनत कश लोग नहीं हैं जिनके रेमिटेंसेस आते हैं। वो एक और क्लास है जिसका पाकिस्तान के मफादात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई इनकी हुकूमत के ज़माने में एक डॉक्टर साहब बड़े मारूफ हैं इनके, और वो अमरीकी झंडों के साथ अपनी तस्वीरें बनाते हैं, पाकिस्तान के झंडे के साथ नहीं। लाहौर के हैं, ये जानते होंगे। मैं जानता हूँ जिसकी आप बात कर। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि हमने वोट का हक ले लिया है, अब हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अपनी सीटें रिजर्व करानी है हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने। ये एक और क्लास है, उसके एम्स और हैं, मफादात और हैं, उनके सियासी नज़रियात और हैं, वो उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो ये एक खेल ही और है। तो इस खेल का इंजाम कम से कम आज की इस डेवलपमेंट के बाद तो हो गया है। अब उसके बाद अगर कोई ये इस मुज़ाकरात से भी यू टर्न लेते हैं, कोई नई साजिश भी करते हैं, तो उस एक्सट्रीम पर जाने में इनको फिर टाइम लगेगा। ये नहीं हो सकता। अब ये खेल ख़त्म हो गया। ठीक है। और वैसे भी तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तर्जुमानी एक मखसूस क्लास नहीं कर सकती है। वो क्लास कितनी सी है, वो तो चंद लोग हैं। सही है। अच्छा इकरार साहब, शायद इसलिए भी ये शोशा छोड़ा गया है कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं या चीज़ें चलती हैं तो अपनी तरफ से हम कुछ प्रेशर डेवलप कर पाएँ, और जो निगोशिएशंस हो, गिव एंड टेक हो, किसी लेवल पर अपने आप को ज़रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करें। मेरा ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की बात पहले की है, और कल की जो अपना डेवलपमेंट हुई है उसके बाद मुज़ाकरात की डेवलपमेंट उसके बाद की है। और मैं डॉक्टर साहब जो है मैं इनकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अब वो प्रेशराइज करेंगे हुकूमत को। पहले हुकूमत रिक्वेस्ट करती थी, अब वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुज़ाकरात कर लें, प्लीज़ मुज़ाकरात कर लें। तो उसके बीच में तो ये सिविल नाफरमानी नहीं हो सकती। एक और बात मैंने आपको कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो जो बिल जलाए गए थे ना 2014 में, वो थे प्रोजेक्ट इमरान के बिल, कि पूछने वाला कोई नहीं था, जला लो। अब आप करें ना ज़रा बिल ना देना। हुकूमत के पास एक राइट है जो कि हुकूमत इस्तेमाल करने जा रही है, वो है आपका CNIC ब्लॉक करने का। जब भी आप कोई ऐसी हरकत करेंगे, आप हुंडी में इन्वॉल्व होंगे या आप कहेंगे कि हम सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, हम बिलिंग नहीं देंगे, हम टैक्सेस नहीं देंगे, गवर्नमेंट हैज़ ए राइट टू ब्लॉक योर CNIC। और CNIC ब्लॉक होने से मुराद है कि आप फिर कोई काम नहीं कर सकते हैं जिंदगी का, नहीं आपके बच्चे कर सकते हैं, नहीं आपका खानदान कर सकते हैं। फिर अफगानिस्तान चले, फिर आप यहाँ को जाना ही पड़ेगा आपको। तो ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपकी इस खबर के साथ ही प्रोग्राम क्लोज करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रशीद साफ़ी साहब, शरीला अमार साहब और डॉक्टर फारूक आदिल और आगा इकराम साहब पैनल का हिस्सा थे। आप चारों का शुक्र। और नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।